आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और संस्कृत का यह टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो आज का क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी विद्यार्थी इसे ज़रूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगर यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पक्का यह सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% हमारा गारंटी है, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और यह लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्लीज़ ज़रूर इसे कर लीजिएगा और यह 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से बहुत सारा लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी बता दीजिए ताकि आपके दोस्त भी यह 100 टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ पाए और उनका भी फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में अब बेहतरीन तरीके से तैयारी हो पाए। अगर आप सभी विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करना चाहते हैं तो AK क्लासेस के साथ जुड़िए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी कराएगा। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से ज़रूर शेयर इस वीडियो को कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक और बात यह है कि आज के क्लास में हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम आपको बताए हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, परंतु हम लोग पढ़ेंगे कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 15, परंतु जो भी उनसे रिलेटेड प्रश्न है वह सभी क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। तो मान कर चलिए कि 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, तो लगभग 100 प्लस क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो से बता देंगे। और अगर यह 100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में बहुत सरल रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से इसे जरूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो आज का क्लास का यह पहला नंबर क्वेश्चन है और आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संस्कार कितने होते हैं, और यही सभी क्वेश्चन आते हैं। तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार हमारा टोटल 16 प्रकार का होता है। 1 का राइट आंसर बी होगा। 16 प्रकार के संस्कार होता है। और क्वेश्चन पूछता है कि 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, जरूर इसे याद रखिएगा। हम क्या शुरू में बताए हैं आपको कि हम अच्छे तरीके से आपको बता देंगे ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में तो आपसे प्रश्न बन पाए। और क्वेश्चन पूछता है कि संस्कार को प्रायः कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। और कुल संस्कार कितने होते हैं, तो कुल संस्कार 16 होते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा है। तो हमारा राइट आंसर बी वाला होगा 1 का। और ये क्वेश्चन और पूछता है कि विवाह संस्कार कितने होते हैं, विवाह संस्कार 1 होता है। कितने होते हैं, तो विवाह संस्कार 1 प्रकार का होता है जिसमें अनेकों प्रकार के कर्मकांड होते हैं। सप्तपदी, लज्जा होम, सिंदूरदान यानी 7 फेरे लेना, यह सभी के सभी विवाह संस्कार में होता है। पानी ग्रहण, यह सभी के सभी होता है विवाह संस्कार में। और बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में हमारा कितने संस्कार होते हैं, तो 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार, तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व व्यक्ति के कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पूर्व यानी जन्म से पहले व्यक्ति को कितने संस्कार होते हैं, जन्म लेने से पहले, तो जन्म लेने से पहले व्यक्ति को 3 संस्कार होता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है आपके एग्जाम में कि व्यक्ति को मरने के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है, तो व्यक्ति को मरने के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है, तो व्यक्ति को मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, जो 1 होता है। कितना होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार 1 होता है। और व्यक्ति को मरने के बाद भी 1 संस्कार किया जाता है जिसे अंत्येष्टि संस्कार या दाह संस्कार कहते हैं। अंत्येष्टि संस्कार का दूसरा नाम क्या है, तो दाह संस्कार है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, और यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोग बारीकी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िएगा बेहतरीन तरीके से तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। कितने होते हैं, तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। तो इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन आपको समझने में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, 100% गारंटी है। आपको हम यह सभी क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तो जरूर यह पहला क्वेश्चन था और इतना अच्छा तरीके से आपको कोई नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा। तो आपको AK क्लासेस के साथ जुड़ना है और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है।
दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की अधिक समृद्धि हुई। क्वेश्चन 2 बार पढ़िएगा तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की अधिक समृद्धि यानी अधिक विकास हुआ। क्या हुआ? तो अधिक विकास हुआ। क्वेश्चन का पूछने का मतलब यह है कि किसके शासनकाल में अधिक विकास हुआ था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। 2 का राइट आंसर ये होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? तो मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? तो यूनान देश के रहने वाला था मेगास्थनीज। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछता है। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आकर इन्होंने क्या किया, तो पाटलिपुत्र के अपने पुस्तकों में क्या किया था, उल्लेख किया। यानी अब पाटलिपुत्र के बारे में लिखा और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी लिखा। कौन लिखा था? यूनान के राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। यानी यूनान के राजदूत बोले तो यूनान देश के रहने वाले कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। उन्होंने ही अपने इंडिका पुस्तक, कौन सा पुस्तक, तो अपने इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने लिखा पाटलिपुत्र के बारे में। किसके बारे में? तो इंडिका नामक एक पुस्तक था जिसने यूनान देश के रहने वाले मेगास्थनीज ने अपना क्या लिखा, तो पाटलिपुत्र के बारे में लिखा। रख लीजिएगा। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो इतना क्वेश्चन याद रखिए, यह काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। क्वेश्चन पूछता है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। संकलित का अर्थ क्या होता है, तो कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद हमारा कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद हमारा 4 प्रकार का होता है। सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है। और वेद 4 प्रकार का होता है। और वेद का नाम क्या क्या है, तो पहला वेद का नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। तो यह आप लोग लिखना चाहे तो जरूर इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा। यह क्वेश्चन सभी पढ़ना है आपको। और क्वेश्चन पूछता है कि वेद के प्रकार कौन सा है, तो वेद का प्रकार ऋग्वेद है, जो कि सबसे पुराना वेद है। कौन है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। और पुराण कितने प्रकार के होते हैं, तो पुराण कितने प्रकार के होते हैं, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो पुराण हमारा 18 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, यानी पुराणों की संख्या टोटल 18 है। कितना है, तो 18 है। तो आपसे किसी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछेगा पुराण कितने प्रकार के होते हैं, तो 18 प्रकार, यानी 18 होते हैं पुराण की संख्या। तो जरूर इसे याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि उपनिषद की संख्या कितना होता है। और यह क्वेश्चन बुक में भी है आपका, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा गया है। पूछता है कि उपनिषद की संख्या कितना होता है, तो उपनिषद की संख्या 108 होता है। कितना होता है, तो उपनिषद की संख्या 108 होता है। इसे जरूर याद कर लीजिएगा, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि वेदांग कितने प्रकार के होते हैं। तो वेदांग भी हमारा कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। सॉरी, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, तो वेदांग यहाँ पे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के होते हैं वेदांग। इसे जरूर याद कर लीजिएगा। यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है 2 नंबर वाले में। कितने, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेदांग क्या होता है और वेदांग का नाम लिखे। तो आप लोग लिखिएगा, वेदांग के नाम निम्नलिखित है: शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। यह सभी के सभी वेदांग है, जो कि 6 प्रकार का होता है। हम आपको 5 ही का नाम बता पाए, एक और होता है, तो आप उसे याद कर लीजिएगा, या नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे। तो आप कौन सा होता है वेदांग, तो कल्प, शिक्षा, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। यह सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है VVI। तो आज का क्लास में 2 नंबर के आज के क्लास में हम लोग कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो 2 नंबर वाले के साथ साथ आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आता है वो सभी क्वेश्चन बन पाएगा। 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन आपसे बन पाएगा 100%। तो जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव से ही आपको हम सब्जेक्टिव की तरह समझा दे रहे हैं, तो आप लोग जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि बाघ के हाथों में क्या था। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि बाघ के हाथों में क्या था। तो बाघ के हाथों में सोने का कंगन था। 4 का राइट आंसर ए होगा, सोने का कंगन था। और क्वेश्चन आता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि यह बाघ कहाँ बैठा था। तो बाघ कहाँ बैठा था, तो तालाब के किनारे बैठा था। कहाँ बैठा था,
तो बाघ तालाब के किनारे बैठा था। बाघ कहाँ बैठा था? तो बाघ हमारा तालाब के किनारे बैठा था। यह क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में कि बाघ कहाँ बैठा था? तो बाघ तालाब के किनारे बैठा था। और ये क्वेश्चन और पूछ लेता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि वृद्धा बाघ जो था वह तालाब के किनारे बैठा था, परंतु यह कहाँ किस चैप्टर से लिया गया है? तो व्याघ्रपति कथा पाठ से लिया गया। बाघ के हाथों में क्या था? सोने का कंगन था। और यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह व्याघ्रपति कथा पाठ से लिया गया है। और व्याघ्रपति कथा पाठ के लेखक कौन है? क्वेश्चन पूछता है। तो व्याघ्रपति कथा पाठ के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित है। कौन है? तो नारायण पंडित है, जिन्होंने व्याघ्रपति कथा पाठ को लिखा है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि पथिक जो वृद्धा बाघ था, वृद्धा बाघ क्या कर रहा था? तो तालाब के किनारे बैठा था, परंतु वृद्धा बाघ के पास क्या था? तो सोने का कंगन भी था। और उन्होंने क्या सोच रहा था कि मैं इसको दान दे पाऊँ, क्या करूँ? तो दान दे पाऊँ, यानी कोई मनुष्य लाने आएगा मुझे यह सोने का कंगन लोभ से, तो मैं उसे आसानी से खा लूँगा। क्या करूँगा? खा लूँगा, यानी अपना पेट भर लूँगा। और बाघ कैसा था? तो वृद्धा था, यानी बूढ़ा बाघ था। और पथिक ने सोचा कि जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। यानी जब बाघ के पास सोने का कंगन था, और यह क्या बोल रहा था बाघ कि स्वर्णम कंगनम ग्रहणम। क्वेश्चन संस्कृत में पूछ लेता है आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि स्वर्णम कंगनम ग्रहणम, यानी सोने का कंगन ग्रहण करो, आओ मेरे पास सोने का कंगन ग्रहण करो। ऐसा किसने बोला? तो वृद्धा बाघ ने बोला। और किसको बोला? तो पथिक को बोला। क्वेश्चन पूछता है किसको बोला? तो पथिक को बोला कि आओ मेरे पास और सोने का कंगन ले जाओ। लेकिन बाघ का एक शर्त था। क्या था? तो जो पथिक जब कंगन के पथिक ने फिर सोचा कि जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाघ के पास सोने का कंगन था और बाघ के पास कोई जाएगा, मनुष्य कोई जाएगा डरे नहीं, उसको खा लेगा, इसीलिए नहीं गया था यह पथिक। लेकिन फिर भी यह दूसरी बार क्या सोचा? लोभ से वशीभूत होकर यह फिर सोचा कि धन कमाने के लिए, यानी बहुत सारे रुपये पैसे कमाने के लिए कुछ खतरा, कुछ का अर्थ क्या है? यानी कुछ खतरा तो मोल लेना पड़ता है, यानी जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये किया। क्या तो फिर भी वो खतरा को अपने बस में कर लिया। और क्या हुआ? तो गया, और जाने के बाद इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने किया, जब यह गया पथी के तालाब के किनारे, जो बाघ बैठा था उसके पास गया, तो बाघवा क्या बोला कि आओ पहले तू नहा कर तालाब में से। तो पहले यह नहाने गया पथिक तालाब में। कहानी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। तो यह नहाने गया तालाब में, तो बाघ ने बोला कि पहले नहा कर आएगा, उसके बाद है मैं तुम्हें सोना दूंगा, यानी सोने का कंगन दूंगा। तो यह क्या किया? तालाब में नहाने गया, और तालाब में क्या था? तो कीचड़ था। क्वेश्चन पूछता है कि पथिक ने कहाँ फंस गया? तो कीचड़ में फंस गया। और कीचड़ कहाँ था? तो तालाबे में था। और तालाबे के किनारे बैठा था कौन? तो वृद्धा बाघ। और वृद्धा बाघ ने ही उपदेश दिया पथिक को कि जाओ तुम पहले तालाब में नहा कर आओ, तब तुझे मैं क्या करूँगा? कंगन दूंगा। तो पथिक ने क्या सोचा? गया तालाब में नहाने, और तालाबा में कीचड़ था, और आसानी से कीचड़ में पथिक फंस गया। और बाघ आया और आसानी से उसे खा लिया। क्या किया? तो आसानी से उसे खा लिया। और सोने का कंगन भी पथिक को नहीं हुआ, और पथिक अपना जान गंवा बैठा। तो इसीलिए कहते हैं लोभ कदापि नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और यह कहानी आपको सुनकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यह क्वेश्चन 15 होगा, जिसमें से आपको हम बहुत सारा क्वेश्चन बता देंगे, लगभग 100 प्लस क्वेश्चन बताएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिएगा, यह 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना प्रश्न सही हुआ है आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताइएगा वीडियो एंड होने के बाद। और वीडियो को पूरा देखकर जरूर कर लीजिए, एकदम कहानी की तरह हम आपको समझाएगा। जो विद्यार्थी कहा गया मानकर यह सभी क्वेश्चन पढ़ेगा, उनको फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% क्वेश्चन बनेगा। अगर 2026 की आप सभी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की, तो जरूर इसे कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन रहता है इन प्रश्नों में से। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो पाटलीग्राम था। क्या था? तो पाटलीग्राम था। अब आता है 2 नंबर क्वेश्चन में लिखने के लिए, यानी 2 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है 2 नंबर में कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र यानी पटना के विषय में या पटना के बारे में क्या बताया? क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, किसी भी प्रकार से पूछ लेता है। तो आप लोग क्या बताइएगा कि भगवान बुद्ध ने क्या, आप लोग बताइएगा कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र में अनेकों बार आया था। क्या किया था? तो भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र में अनेकों बार आया था। और भगवान बुद्ध ने यह बताया था कि पाटलिपुत्र यानी पटना
पटना भविष्य में, यानी भविष्य बोले तो कालांतर में, यानी आने वाले समय में क्या, तो आने वाले समय में यह नगर महानगर होगा। क्या होगा, तो यह नगर महानगर होगा, परंतु इसे आग और पानी, जल कहा और कला का हमेशा भयभीत बना रहेगा, यानी झगड़ा भी होगा और अग्नि का भी डर बना रहेगा और जल से भी खतरा रहेगा। किसको, तो पटना को। पटना बोले तो कौन सा नगर, तो पाटलिपुत्र। पटना बोले तो कौन सा नगर, तो पाटलिपुत्र। तो आप लोग इसे समझिएगा बेहतरीन तरीके से। तो भगवान बुद्ध ने यही पाटलिपुत्र के बारे में बताया था। तो क्या 2 नंबर में पूछेगा तो आप लोग से नहीं लिखाएगा, बिल्कुल लिखाएगा, 100% लिखाएगा। 2023 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि कौन कौन विदेशी यात्री, 2 नंबर में पूछा गया था कि कौन कौन विदेशी यात्री जो है जो पाटलिपुत्र यानी पटना में आया था, तो वह कौन कौन विदेशी यात्री है। तो पहला हेवन सांग, वीति सांग, बेन सांग और कौन आया था, तो मेगास्थनी जी। यह सभी विदेशी यात्री पाटलिपुत्र में आया था। तो इन सभी को नाम लिखना था। जो विद्यार्थी लिख दिया होगा 2023 के पेपर वाले में, उनको 2 में 2 नंबर 100% मिल गया होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर कराएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी बेहतरीन तरीके से जरूर पढ़िएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि पाटलिपुत्र में क्या क्या अवस्थित है। तो पाटलिपुत्र में गोलघर, तारामंडल, सचिवालय, जैविक उद्यान, अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा और महात्मा गांधी सेतु पुल, यह सभी के सभी पाटलिपुत्र में अवस्थित है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि पाटलिपुत्र में क्या क्या अवस्थित है, उन सभी को नाम लिखे। 2 नंबर में पूछता है। तो आप लोग लिखिएगा कि पाटलिपुत्र में गोलघर, तारामंडल, सचिवालय, जैविक उद्यान, अवशेष, महावीर मंदिर और गुरुद्वारा, सिख संप्रदाय, यह सभी के सभी कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। और महात्मा गांधी सेतु पुल भी पटना में स्थित है। और महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो महात्मा गांधी सेतु पुल गंगा नदी पर बनाया गया है। कौन सा नदी, तो गंगा नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है, तो 2525 km कितना है, तो 2525 km यानी किलोमीटर है। क्या है, तो 2525 किलोमीटर यानी km लिखे हैं। आप लोग इसे समझिएगा बारीकी तरीके से। और पाटलिपुत्र में गोलघर भी अवस्थित है। और गोलघर का निर्माण किसने किया था, तो अंग्रेजों ने किया था। और गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से कराया गया था, तो अनाज रखने के लिए कराया गया था। और गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। और क्वेश्चन आता है 2 नंबर में लिखने के लिए कि पाटलिपुत्र का पटना का पुराना नाम कौन कौन सा है, लिखे। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपके क्वेश्चन बैंक, अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम कौन सा है, इन सभी को लिखे। यह क्वेश्चन आता है। तो पाटलिपुत्र का अगर पुराना नाम आएगा लिखने के लिए तो आप लोग लिखिएगा पाटलिपुत्र का पुराना नाम निम्नलिखित है। पहला कुसुमपुर, दूसरा पुष्पपुर और तीसरा पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, यह सभी के सभी क्या है, तो पाटलिपुत्र का पुराना नाम है। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो जस्ट अभी बताए हैं पटना है। क्या है, तो पटना है पाटलिपुत्र का नया नाम। तो और यह क्वेश्चन और पूछता है कि पटल पुष्पों के आधार पर पटना का नाम कौन सा पड़ा। तो पटल पुष्पों के आधार पर पटना का नाम कौन सा पड़ा, तो कुसुमपुर पड़ा। कौन सा पड़ा, पुष्पपुर पड़ा। कौन सा पड़ा, तो पुष्पपुर पड़ा, कुसुमपुर नहीं पड़ा। पुष्पपुर क्यों पड़ा, क्योंकि फूलों का उत्पादन बहुत सारा पटना के किनारे होता था। कौन सा, तो फूलों का उत्पादन बहुत सारा पटना के नदी के किनारे होता था, इसीलिए पाटलिपुत्र का पुष्पपुर भी नाम पड़ा था। आप लोग इतना क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आता है। तो यह क्वेश्चन आपको 5 नंबर कैसा लगा, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हम आपको ABCD टिक कराने से नहीं होता है, हम आपको आएंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे। आप लोग देखिए, हम पढ़ेंगे परम सुख देने वाली क्या है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया, नहीं नया। और उसी प्रकार हम पढ़ेंगे कि परम सुख देने वाली क्या है। आप लोग समझिए पहले परम सुख देने वाली क्या होती है। तो परम सुख यानी हमें तृप्ति, क्या, तो हमें तृप्ति यानी मन की शांति देने वाली क्या है, इस प्रकार से आप लोग समझिए। तो अगर हम आते आपको ABCD टिक कराते तो आपको समझ में नहीं आता है, और यही आपको हम बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं तो आपको समझ में आता होगा। तो परम सुख देने वाली क्या है, यानी मन को शांति देने वाली क्या है, तो क्षमा है। क्या है, तो क्षमा है। और क्षमा आपका ऑप्शन में नहीं दिया है। क्या है, तो क्षमा आपका ABCD में देख लीजिए नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अहिंसा पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि अहिंसा ही क्षमा का दूसरा नाम है। क्या है, तो क्षमा का दूसरा नाम क्या है, तो अहिंसा है। यानी हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमें सबसे परम सुख मिलता है, यानी बहुत ही आनंद मिलता है, मन शांत होता है। किसके, तो जब हम लोग किसी को क्षमा कर देते हैं तब। तो क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो क्षमा करना चाहिए। तो आप लोग इसे ज़रूर समझ लीजिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर कि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछेगा। अगर बच्चा क्या करेगा, एग्जाम देकर आएगा तब वही बच्चा बोलेगा कि बहुत सारा प्रश्न लड़ा। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर पढ़िए, लड़ेगा 100%। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाता है। तो यह किस में मिलता है, तो समुद्र में मिलता है। किस में मिलता है, तो समुद्र में मिलता है। और नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलता है, तो नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलता है, तो नदियाँ अपने नाम और रूप दोनों को छोड़कर, क्या छोड़कर, तो नदियाँ अपने नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। तो प्लीज़ इसे जरूर याद रखिएगा। और विद्वान क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि विद्वान जितने भी होते हैं तो विद्वान क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं। तो विद्वान हमारा क्या छोड़कर समुद्र में मिलते हैं, तो विद्वान जितने भी हमारा होता है नाम और रूप, यानी संसारिक मोह माया, संसारिक मोह माया होता है वो सभी को त्याग कर क्या होता है विद्वान, तो ईश्वर में मिल जाता है। किसमें, तो ईश्वर में मिल जाता है विद्वान। तो आप लोग इसे याद रखेगा, ईश्वर बोले तो ब्रह्मा में यानी परमात्मा में मिल जाते हैं कौन, तो विद्वान। और 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए वाला होगा, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि पाटलिपुत्र में बहुत बार कौन आया था। हाँ, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र में बहुत बार कौन आया था। तो पाटलिपुत्र यानी पटना में बहुत बार कौन आया था, तो भगवान बुद्ध आया था। और भगवान बुद्ध ने ही बताया था कि भविष्य में यह नगर महानगर होगा, ऐसा भगवान बुद्ध का मानना था। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भगवान बुद्ध के समय क्या पटना का क्या नाम था, तो भगवान बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था, तो पाटलिपुत्र था। क्या था, तो पाटलिपुत्र था। पटना का नाम पाटली क्या था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि पटना में बहुत बार कौन आया था, तो भगवान बुद्ध आया था। तो 8 का राइट आंसर आपका डी होगा। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि महान से भी महान क्या है। आप लोग यहाँ समझिए, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से 7 से 8 क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, तो 6 से 7 या 7 से 8 क्वेश्चन बनेगा इनसे प्रश्नों से। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछता है कि महान से भी महान कौन है। पहले यह क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा में पूछेगा कि छोटी से भी छोटी क्या है। क्या पूछेगा, तो छोटी से भी छोटी क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछेगा कि बड़ी से भी बड़ी क्या है। क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बड़ी से भी बड़ी क्या है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बड़ी से भी बड़ी क्या है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ देगा। और चौथा में पूछेगा आपसे कि अणु से भी छोटा क्या है। यह क्वेश्चन पूछेगा कि अणु से भी छोटा क्या है। यह क्वेश्चन पूछता है कि अणु से भी छोटा क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आत्मा कहाँ रहता है, तो आत्मा कहाँ रहता है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन और पूछता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि किसे बस में नहीं किया जा सकता है। तो किसे बस में नहीं किया जा सकता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में 9 नंबर पूछा है कि महान से भी महान कौन है। तो महान से भी महान कौन है, तो आत्मा है। कौन है, तो आत्मा है। आत्मा कहाँ रहता है, तो आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। कहाँ रहता है, तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में या प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में। जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सभी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा अवस्थित रहता है। और क्वेश्चन में पूछता है कि किसे बस में नहीं किया जा सकता है, तो किसे हम लोग बस में नहीं कर सकते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बस में किसे नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को कभी भी बस में नहीं कर सकते हैं, इसे याद रखिएगा। अणु से भी छोटा कौन है, तो अणु से भी छोटा आत्मा है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि बड़ी से भी बड़ी क्या है, तो बड़ी से भी बड़ी आत्मा है। और क्वेश्चन पूछता है आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि अणु से भी छोटा और किसे बस में नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऋषि मुनि देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो ऋषि मुनि देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का मार्ग अपनाते हैं। कौन सा मार्ग, तो सत्य का मार्ग अपनाते हैं। और किसकी जीत होती है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी जीत यानी किसकी जय होती है, तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है और असत्य की जीत नहीं होती है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ जरूर इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, और वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि छोटी से भी छोटी कौन है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह क्वेश्चन हम आपको बेहतरीन तरीके से बताए हैं कि अणु से भी छोटा, बड़ी से भी बड़ी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और किसे बस में नहीं किया जा सकता है, और अणु से भी छोटा कौन होता है। तो इस सभी को क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, तो आप लोग इसे जरूर आंसर दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का, और 9 नंबर क्वेश्चन में हम बेहतरीन तरीके से आत्मा के बारे में हम बताए हैं, तो जरूर इसे उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है। और यही क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था
और एक क्वेश्चन पूछता है कि देवता लोग, जितने भी देवता लोग होते हैं वह कौन सा मार्ग अपनाते हैं? तो देवता लोग भी सत्य का मार्ग अपनाते हैं। कौन सा मार्ग? तो देवता लोग भी सत्य का मार्ग अपनाते हैं। देवलोक क्या है? तो देवलोक सत्य का खजाना है। क्या है? तो देवलोक सत्य का खजाना है। और ऋषि मुनि हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना करते हैं? तो भगवान सूर्य की, यानी आदित्य की वंदना करते हैं। आदित्य बोले तो भगवान सूर्य की वंदना करते हैं जल में। किस में? तो जल में ऋषि मुनि हाथ ऊपर की ओर उठाकर, यानी कल जोड़कर। आप लोग शॉर्ट बता में समझिए। और एक क्वेश्चन पूछता है कि किसे बस में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को कभी भी बस में नहीं किया जा सकता है। और क्वेश्चन पूछता है कि परमात्मा कहाँ रहता है? तो परमात्मा कहाँ रहता है? तो परमात्मा सर्वत्र रहता है। कहाँ रहता है? तो परमात्मा सर्वत्र रहता है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि परमात्मा कहाँ रहता है? तो सर्वत्र रहता है। इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर की, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो भागलपुर। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? यानी सरस्वती का कुलगिरी, यानी क्या कहा गया है? उन्हें सरस्वती का वास। सरस्वती का वास कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में है। कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो सी वाला होगा। भागलपुर में नहीं है। आपका राइट आंसर क्या होगा? तो सी वाला होगा। और भागलपुर में क्या है? तो भूतापीय योजना। क्या है? तो भूतापीय योजना। तो यह आपको सोशल साइंस में आता है, तो आप लोग इसे नहीं समझिए। आप लोग फिलहाल समझिए कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है? तो पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र के बारे में हम आपको बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं, तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हिरण्य पात्र से किसका मुंह ढका है? तो हिरण्य पात्र से किसका मुंह ढका है? तो सत्य का मुंह ढका है। राइट आंसर ए वाला होगा। सत्य का मुंह किससे ढका है? तो हिरण्य पात्र से। कभी कभी क्वेश्चन घुमाता है और पूछता है कि सत्य का मुंह किससे ढका है? तो हिरण्य पात्र से। किससे? तो हिरण्य पात्र से। हिरण्य पात्र बोले तो स्वर्णमय पात्र। हिरण्य पात्र बोलने से क्या होगा? स्वर्णमय पात्र, यानी सोने जैसे पात्रों से किसका मुंह ढका है? तो सत्य का मुंह ढका है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, आता है यह क्वेश्चन पक्का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? हाँ, यह क्वेश्चन आपको हम नहीं बताए हैं कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। जो पहले वाले क्लास किए होंगे उन सभी विद्यार्थियों को पता होगा। तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में। और पाटलिपुत्र का लंबाई कितनी है? तो पाटलिपुत्र का लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। और पाटलिपुत्र कहाँ, सॉरी, पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन पूछता है कि पटना किसके किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे और उत्तर दिशा में बसा हुआ है। और एक क्वेश्चन और आता है कि गंगा नदी है जिस पे क्या बनाया गया है? तो गंगा नदी पर ही महात्मा गांधी सेतु पुल है। कौन सा? तो महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। तो इतना क्वेश्चन जरूर इसे समझकर याद कर लीजिएगा, आता है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर कि यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। बेहतरीन तरीके से बताए हैं आपको। 15 का राइट आंसर सी होगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला थे? तो मेगास्थनीज यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के? तो यूनान देश के रहने वाले थे। और मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका था। क्या था? तो इंडिका था मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम। और मेगास्थनीज किस पुस्तक के लेखक है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इंडिका किस लेखक की रचना है, तो आप लोग क्या बताइएगा कि इंडिका किस लेखक, यानी किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और चंद्रगुप्त का संस्थापक कौन होता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश वालों में होता था। तो आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आज को आपको हम बताए थे 15 क्वेश्चन कराएंगे, परंतु एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछता है आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि संसार के में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो उसकी माता होती है। तो राइट आंसर बी वाला होगा, 16 का माता होती है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि संसार में जितने भी आपके स्त्रियाँ होती है, तो स्त्रियाँ के सच्चा रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियाँ के सच्चा रक्षक कौन होता है? तो उसका पति होता है। कौन होता है? तो उसका पति होता है। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। यह दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर रहेगा। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और क्वेश्चन था थोड़ा टाइप बहुत ले, आप लोग समझ सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन कितना टाइप है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी आपको करा देंगे। क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में भी करा देंगे। लगभग 50
कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं। यहाँ पे 51 क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि वेदांग कितने हैं, जो अभी हम बताए थे आपको वर्ग के तरीके से। तो देख लीजिए 51 क्वेश्चन है इसमें। तो 51 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो लगभग आपका 300 के आसपास क्वेश्चन हो जाएगा। कितना क्वेश्चन, तो 300 के आसपास, लगभग तो 300 नहीं तो 250 जरूर क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो जरूर इतना भी क्वेश्चन काफ़ी है, आपसे आराम से बन पाएगा यह सभी क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आज का क्लास में लगभग हम लोग 15 क्वेश्चन पढ़ पाए, जिसमें से आपको रिवाइज करके हम बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए। तो आज का क्लास कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ 15 में से आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट एक छोटा सा कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अगर आप लोग शुरू से वीडियो को लास्ट तक देख कर नहीं किया तो आपका कहूँ ना कहूँ जरूर फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्रॉस लगेगा। तो हमारा जरूर कहा गया मानकर जाकर इसे कर लीजिए। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और हाँ, हमारा क्लास क्या तो रेगुलर आपका क्लास नहीं हो रहा है, इसलिए क्षमा चाहूँगा। किसी कारणवश से रेगुलर क्लास नहीं हो रहा है, आपका रेगुलर क्लास भी चलेगा। बहुत ही जल्द आपका रेगुलर क्लास चलेगा, जबकि आपका अगस्त से चलेगा। सॉरी, जुलाई से नहीं चल पाएगा, क्योंकि मुझे क्षमा कीजिएगा, 1 मंथ और लगभग यह महीना तक ख़त्म ही होने वाला है। तो आप लोग 1 माह और मुझे देने का प्रयास कीजिए। क्या करेंगे, अगस्त से आपका क्लास रेगुलर चलेगा 2 टाइम। कितनी टाइम, तो सुबह और शाम 2 टाइम क्लास चलेगा। और सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का क्लास चलेगा। और क्वेश्चन टाइप हो रहा है, क्या रहा है, तो क्वेश्चन आपको हम टाइप कर रहे हैं तो समय लगता है, तो आप लोग समझ लीजिएगा बारीकी तरीके से। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अधिक समय नहीं लेते हैं, बाय।